अगला टॉपिक है हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें कॉपी में माइनर। माइनर्स लिखें इसमें माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij का मतलब ith रो jth कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting its ith row and jth कॉलम। वही बात है जैसे आप लोग रो और कॉलम को हटाकर बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाला करते थे, वही चीज है। तो हमने लिखा माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element, हाँ जी, in which element aij lies, full stop। minor of an element aij, minor of an element aij is denoted by mij। हम माइनर को mij से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करिए मैंने आपके सामने के एग्जाम्पल के रूप में एक मैट्रिक्स लिख दी। कोई भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है, जो आपका मन करे वो मैट्रिक्स आप लिख लें। मैंने बहुत सिंपल से मैट्रिक्स ले ली, एक 2 1, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, जिसमें आप जैसे भी चाहो वैसे लिख सकते हो। मैंने फिलहाल 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, 2 1 0 4 3 5 और 1 6 2। ये मैंने आपके सामने एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर कर ली। अब मैंने आपसे ये कहा कि आपको इसके हर एलिमेंट का माइनर निकालना है, माइनर। तो हर एलिमेंट का अपना अलग माइनर होता है। जैसे मान लीजिए आपको पहले M11 निकालना है, तो M11 कैसे निकलेगा? M11 मतलब जिस रो में एलिमेंट आ रहा है वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम में एलिमेंट आ रहा है वो कॉलम छोड़ दो। बाकी जो 4 एलिमेंट या जो भी बचे उनका डिटर्मिनेंट, यानी कि 3 2 जा, हाँ भाई 3 2 जा 6 और -5 6 जा 30। तो इसका मतलब 6 - 30 -24। ऐसे ही M12 निकाल लेंगे आप, ऐसे ही M13 निकाल लेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही M21, ऐसे ही M22, ऐसे ही M23, उसके बाद M31, M32 और M33। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि क्या वैल्यूज आ रही है इन सब की। अरे एक बार और बता दीजिए सर। कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से समझो। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है, जैसे एक और समझा देता हूं, M12, मान लीजिए हमें M12 कैलकुलेट करना है। 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप जिस रो में ये एलिमेंट है पहली रो, और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है सेकंड कॉलम, इसे छोड़ दीजिए। बचे हुए जो एलिमेंट है ना, बस
उनसे उनके डिटर्मिनेंट से आपको माइनर मिल जाता है। तो ये रो छुटी, ये कॉलम छुटा, 4 2 जा 8, 1 5 जा 5, यानी कि 8 - 5 = 3। ये वही है जो आप लोग ब्रैकेट में नहीं लिखा करते थे डिटर्मिनेंट निकालते टाइम। यस जो आप सर। ब्रैकेट में लिखते थे वही वाला पार्ट है, सिर्फ ये इसके अंदर बाहर बस एलिमेंट नहीं लिया हमने, सिर्फ और सिर्फ आपको जो ब्रैकेट में लिखा करते थे रो कॉलम छोड़ने के बाद, वो आपको टर्म लिखनी है बस इसके अंदर। तो कैलकुलेट करके बताएं बाकी सब कितने कितने आ रहे हैं, फटाफट से पहले ये सब निकाल लें और फिर मुझे बताएं कितने आ रहे हैं। सर डन। सारे निकाल लिए? यस सर। बताओ M13 कितना है? सर 21। 21। M21 बताओ। सर 2। 2 - 0 यानी कि 2 आ गया। M22 बताओ। 4। बिल्कुल ठीक, 4 आ गया। M23 बताओ। सर 11। 11, शाबाश। M31 कैलकुलेट करना चाह रहे? 5। बिल्कुल ठीक। M32 कैलकुलेट करना चाह रहे? 10। M33 कैलकुलेट करना चाह रहे? 2। देखो भाई, सबको क्लियर हो गया? यस सर। ये कहलाते यस हैं सर। माइनर्स, ये कहलाते हैं माइनर्स। अब हम आगे चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आप अगली हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में, कोफैक्टर्स। जी हाँ, लिखिए। कोफैक्टर्स में लिखेंगे आप कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij। जी हाँ, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is denoted by कैपिटल Aij और कैपिटल Cij। Aij से भी दिखा सकते हैं, Cij से भी दिखा सकते हैं, मर्जी आपकी है। दोनों में से आप जिससे चाहें उससे शो कर सकते हैं इसको। तो ये आप लोगों के पास आ गया कि हम कोफैक्टर किसको कहते हैं। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij और Cij एंड इज डिफाइंड बाय जी हाँ, Aij इज इक्वल्स टू -1 की पावर I + j इंटू Mij। क्या कहा मैंने कि -1 की पावर I + j इंटू Mij, जहां पर Mij क्या है, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ स्मॉल Aij। कहने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल Aij का जो माइनर है उसकी हेल्प से हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, कोफैक्टर को। तो आपके पास फार्मूला आ गया कि किसी भी फैक्टर का यदि हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर, तो बड़े आराम से हम उसके माइनर की हेल्प से कोफैक्टर बता सकते हैं कि कितना होगा। तो आपके पास कोफैक्टर के लिए फार्मूला आ गया -1 की पावर I + j इंटू Mij। यहां से एक बात समझ में आ रही है हमें कि जिनके अंदर I और j को जोड़कर कोई इवन नंबर आएगा, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन हो तो 1 देता है और -1 की पावर अगर ऑड हो तो -1 देता है। ये बात तो मालूम है सबको? यस सर। यस सर। तो अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़कर, जैसे 1 + 1 2, एक इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर इवन आएगा इन दोनों को जोड़कर, तब तो जो माइनर है
वही कोफैक्टर हो जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़कर ओड आ रहा होगा तो जो माइनर है उसका साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पर फाइंड आउट करूं, देखिए ध्यान से, अब अगर मैं कोफैक्टर निकालूं इन्हीं माइनर्स की हेल्प से इसी सेम मैट्रिक्स के लिए, मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा हूं, सेम मैट्रिक्स ले रहा हूं और इसके कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं अब मैं। हाँ भाई, तो A11 फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी कि ये -1 की पावर 2 हो गया, तो इवन पावर आई। M11 की वैल्यू -24 है, तो यानी कि वही का वही आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप A12 कैलकुलेट करेंगे, 2 + 1 मिलके 3 हो रहा, तो माइनस तो ये आ गया। और माइनर की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3, तो ये बन गया हमारे पास -3। कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। ऐसे ही आप A12 के बाद A13 निकाल लेंगे, 3 + 1 4, तो ये पॉजिटिव साइन लग गया। और वो माइनर की वैल्यू 21, तो आपको 21 वैल्यू मिल गई। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे A21, 2 और 1 3, माइनर की वैल्यू है 2, तो ये आ गया आपके पास -2। ऐसे ही A22 निकाला, 2 + 2 4 हो गया, पॉजिटिव 4 ही आ गया हमारे पास, तो ये प्लस का 4 हो गया। फिर हमने लिया A23, 3 और 2 5, माइनस ये आ गया और 11 ये रहा, तो वैल्यू आ गई -11। आपने कैलकुलेट करा A31, 3 और 1 4, पॉजिटिव साइन, 5 वैल्यू, तो ये 5 आ गया। A32, 3 2 5, नेगेटिव, और 10 माइनर की वैल्यू है, तो -10। A33, 3 और 3 6, ये पॉजिटिव आ गया, +2 इसकी वैल्यू है, तो ये 2 आ गया हमारे पास। कोई परेशानी? नो सर। सर। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। अब इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में, इसे नोट करने के बाद, कि हाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स डायरेक्टली विदाउट माइनर, क्योंकि ये हमें आने जरूरी है और इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी, तो इसलिए आप कॉपी में अगली हेडिंग डाल लें, हाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स डायरेक्टली, कि डायरेक्टली कोफैक्टर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। जी हाँ भाई, आपने माइनर निकालने सीख लिए? यस सर। यस सर। आपने माइनर की हेल्प से कोफैक्टर निकालने सीख लिए। यस अब यस सर। अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट कोफैक्टर कैसे निकलते हैं। तो कोई बात नहीं, ये दोनों स्टेप को एक साथ मिक्स कर दो बस। भाई दोनों स्टेप्स को एक साथ मिक्स कर दो। A11 निकालना है डायरेक्टली, मुझे माइनर नहीं पता फिलहाल, कोई बात नहीं। तो मैं देखूंगा भाई 1 + 1 2 हो गया, 2 हो गया, तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगा दूंगा। अब वही बात, ये रो छोड़ दूंगा, ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो 6 माइनस कितना भाई 6, 3 2 जा 6 हो गया, 6 - 30, तो यानी कि माइनस के 24, तो ये आपको -24 मिल गया। नहीं समझे बात? भाई जो काम आप पहले माइनर के लिए कर कर बाद में कोफैक्टर निकाल रहे थे, अब कोफैक्टर का प्लस माइनस लगाकर वही सेम चीज आप इसके अंदर कर दीजिए, 6 - 30। बोलिए, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। क्लियर है। कुछ भी नहीं है, वही दोनों स्टेप को मिक्स करा है सिर्फ। अब A12 निकालना है, 2 + 1 3, पहले माइनस लगा लो, उसके बाद ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 8 - 5, तो यानी कि ये -3 आ गया। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर देंगे A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 और A33। कर लो कैलकुलेट इसी तरीके से।
यही वैल्यूज आएंगी जो लेफ्ट में लिखी हुई हैं आपके पास, कोई नया काम तो आने नहीं वाला भाई। जब आप अब भी कोफैक्टर निकाल रहे हो, पहले भी कोफैक्टर निकाले थे, तो वैल्यू तो वही की वही आएगी, सेम टू सेम वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लें फटाफट से क्या क्या वैल्यूज आपको मिल रही हैं, चेक कर लें यही आ रही है या कुछ चेंज आ रही है। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। हमने क्या क्या सीखा आज? सबसे पहले हमने सीखा माइनर कैसे निकालते हैं। दूसरे स्टेप पे हमने ये सीखा कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं माइनर की हेल्प से। और तीसरे नंबर पे हमने ये सीखा कि कोफैक्टर्स डायरेक्टली कैसे निकाले जाते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हमें किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर की हेल्प से, तो वो कैसे निकाली जा सकती है, उसका क्या तरीका है हमारे पास, तो वो समझ लें आप लोग, ध्यान से नोट कर लें अपने पास, देखिए समझिए ध्यान से। हेडिंग डाल लें कॉपी में अगली आप, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी इवेल्युएट लिख लो, हाउ वी इवेल्युएट determinant by, how we evaluate determinant by using cofactors of any particular row or column। देखो भाई, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, R1 की हेल्प से जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया करते थे तो सबसे पहले क्या लगाते थे आप? सर माइनस या प्लस। माइनस या प्लस पोजीशन की हेल्प से, है ना? यस ऐसी तो करते थे। जरा Yes, देखो, sir. सबसे पहले यस आप सर। लगाते थे प्लस, है ना, पोजीशन की हेल्प से प्लस लगाते थे, फिर क्या करते थे? सर जिस एलिमेंट का है उसकी रो और कॉलम छोड़ के ना और ना जो ना ना बचा ना था ना उसके नहीं 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 नहीं, गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो। पहले तो आप प्लस माइनस लगाते थे, फिर क्या करते थे? फिर वो वाला एलिमेंट लिखते थे, फिर आप वो वाला एलिमेंट लिखते थे, जैसे 2, आप यस यहाँ सर। 2 लिखते थे, फिर रो कॉलम छोड़ते थे, उसके बाद दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करते थे, याद आया? यस सर। यस तो आपने पहले लिखा एलिमेंट A11, उसके बाद फिर आपने क्या करा, रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ये क्या है? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, अभी बताया था, क्या कहते हैं इसको? माइनर। माइनर, शाबाश, क्या कहते हैं इसको? माइनर। ऐसे ही आप फिर अगला एलिमेंट लिखते थे, माइनस लगाते थे, अगला एलिमेंट लिखते थे, वो रो कॉलम छोड़ते थे, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करते थे, मतलब उसका माइनर लिखते थे। ऐसे ही करते थे ना? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाते थे, अगला एलिमेंट लिख दिया, रो कॉलम छोड़ दी, और दिस इनटू दिस यानी कि उसका माइनर लिखा करते थे। अब मुझे एक छोटी सी बात इसे देखकर बता दो कि ये प्लस का साइन और ये माइनर, ये प्लस का साइन और ये माइनर मिलके क्या कहलाता है? कोफैक्टर। कोफैक्टर। क्या कहलाता है ये? कोफैक्टर। कोफैक्टर। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं A11 इंटू कैपिटल A11। ऐसे ही ये माइनस का साइन और ये माइनर, माइनस का साइन और माइनर मिलके कोफैक्टर कहलाता है। तो इस माइनस के साइन को और इस माइनर को मिलाकर मैंने कोफैक्टर लिख दिया, यानी कि कैपिटल A12 स्मॉल A12 इंटू
कैपिटल A12 और ऐसे ही अगला लिख दिया स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। अब आप चाहो यदि तो ये फार्मूला आप इस मैट्रिक्स के लिए लगा के देखो। देखो 2 इंटू -24 कितना हो गया? 2 इंटू -24 -48। 48 48 3 इंटू -1 इंटू -3 -3 और 0 इंटू 21 0 तो -48 -3 मिलके कितना हो गया? माइनस शाबाश -51। जरा इसके इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाल के देखना किसी और रो से या किसी और कॉलम से। C3 से कैलकुलेट करके देख लो इसका डिटर्मिनेंट रफ में। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके बताओ C3 की हेल्प से। प्लस माइनस प्लस ये माइनस तो माइनस का 5 ये कैंसिल 12 -1 11 यानी कि -5 इंटू 11 हो गया माइनस के 55 और प्लस का 2 ये कैंसिल 6 -4 2 आ गया 2 2 जा ये 2 हमारे पास और 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। देखना कितना बेटर कैलकुलेट करके, कहीं मैंने मिस्टेक करी शायद। -51 ही आ रहा है परफेक्ट। -51 यस सर। यस सर। भाई माइनस के 55 प्लस का 4 ठीक था, वो माइनस के 51 ही आ रहा है। तो आपने एक बात देखी कि हमने इसी सेम डिटर्मिनेंट को फार्मूले से निकाला या एक्सपेंड करके निकाला तो रिजल्ट हमें सेम मिला। बिल्कुल यहां तक की बात ओके? यस सर। हाँ भाई यहां तक की बात ओके सभी को? यस सर। यस हाँ सर। जी बताओ क्या पूछना चाह रहे जो एक्सक्यूज में कह रहे? आया बेटे फॉर्मूला कुछ नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझ। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आप पहली रो के कोफैक्टर को यूज कर रहे हो तो उस रो के कोफैक्टर की उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आपको डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और समझो अगर मान लो मैं R1 की बजाय R2 का इस्तेमाल करूं यानी कि सेकेंड रो का, तो मैं क्या करूंगा? देखो सेकेंड रो के एलिमेंट ये हैं यानी कि स्मॉल a21 उसके साथ उसका कोफैक्टर लगा दो स्मॉल a21 इंटू कैपिटल A21, स्मॉल a22 इंटू कैपिटल A22, स्मॉल a23 इंटू कैपिटल A23। तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। या हमने कौन सी रो का इस्तेमाल करा भाई? R2 का। किसका इस्तेमाल करा जी? R2 का। अगर मैं R2 की बजाय R3 का यूज करना चाहूं तो कोई बात नहीं, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। इस रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से करके अलजेब्रिक सम निकाल लो उनका। तो A31 इंटू कैपिटल A31, A32 इंटू कैपिटल A32, A33 इंटू कैपिटल A33। तो जो भी आपको मिलेगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। ये फार्मूला है। फार्मूला कुछ ऐसी चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है आपको कि किस तरीके से आप कोफैक्टर्स और एलिमेंट का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर क्लियर है। यस सर। यस सर। अच्छा जैसे मैंने आपके सामने R1 R2 R3 से लिखा, क्या ऐसे ही आप अपने आप C1 C2 C3 से भी लिख सकते हैं ये वैल्यू कॉलम वाइज? यस सर। यस सर। तो अगर मैं आप में से किसी एक से पूछूं, हाँ भाई अंबर यस सर। C1 की हेल्प से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोल क्या होगी? C1 कोफैक्टर का यूज करते हुए क्या हो गया? बोल। सर बस सरी करते रहियो घर बैठ के, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का, इससे अच्छा तो घर ही बैठ जाओ। बोलो भाई और कोई जिसकी समझ में आ गया हो।
सर कोई भी बोले, A- हाँ जी बोले। सर A13 1 3 काहे को, कौन सा कॉलम लिया, पहला कॉलम लिया ना, पहले कॉलम में 1 1 है, 2 1 है, 1 3 1 है। A11 कैपिटल इंटू A1 A11, A21 प्लस इंटू A21, A31 इंटू A31। 3 1 जरा ऐसे Yes. ही सेकंड कॉलम से लिखो अपने आप अपनी नोटबुक में, और ऐसे ही थर्ड कॉलम से लिखो अपनी नोटबुक में। तेजी से लिखो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। 1 2 2 2 3 2, 1 2 2 2 और 3 2। थर्ड कॉलम से 1 3, सर 8 to 2 के सर, बाद प्लस का साइन नहीं आने का। छूट गया Yes, होगा sir. गलती से, छूट गया होगा भाई, लगा लो। 1 3 2 3 और 3 3। इसका मतलब तुम मेरा ही देख के लिख रहे थे, जबकि मैंने तुम्हें कहा था अपने आप लिखो। जी हाँ, इतनी बात समझ में आई सभी Yes, को, sir. या कोई दिक्कत परेशानी? यस सर। यहाँ तक ओके है? यस जरा सर। यस सर। जरा एक्सरसाइज खोलो 4.4, टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 4.4। पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। लिख लेंगे। माइनर पूछ रहा है और Yes, sir. कोफैक्टर पूछ रहा है, दोनों चीजें पूछ रहा है। तो जब माइनर निकाल ही लोगे तो कोफैक्टर में तो कोई दिक्कत आने की ही नहीं, बड़े आराम से निकल जाएगा माइनर भी और कोफैक्टर भी। Yes, sir. इसके बाद बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। सर वही है। सेम क्वेश्चन है, पहले में शायद 2x2 की मैट्रिक्स है, दूसरे में 3x3 की है, कर लेंगे आराम से। यस सर। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कहता है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट सेकंड रो, इज इक्वल टू। ध्यान से सुनो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है। तो आप सब जानते हैं सेकंड रो के कोफैक्टर निकालना डायरेक्टली। यस पहले सर। आप A21 A22 A23 की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद इन 6 में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सर R2 वाला। R2 वाला। इसमें भी कोई सोचने की बात है? जब R2 के लॉन्ग पूछ रहा, R2 के कोफैक्टर निकाल ले तो R2 वाला ही फार्मूला लगेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ भाई क्या है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट हाँ, डिटरमिनेंट। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए इसे इवैल्यूएट करना है। तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम के कोफैक्टर निकालने आते हैं आपको? यस सर। Yes, sir. A13 A23 और A33 कैलकुलेट कर लेंगे पहले डायरेक्टली, और उसके बाद इन 6 में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे? C3 सर वाला। C3 वाला। लास्ट वाला, C3 वाला लगाएंगे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। पांचवा क्वेश्चन भी तो है इसमें, वो पढ़िए क्या है। इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एंड चार AIJ ऑप्शन दे इज रखे हैं, कोफैक्टर्स ऑफ। यस सर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आप चेक करो जिसके अंदर सारे एलिमेंट एक रो के हों या एक कॉलम के हों, और जो एलिमेंट हो उसके साथ उसी का कोफैक्टर होना चाहिए। अगर एक भी गलत लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखकर बताओ। सर डी ऑप्शन। Sir, D. डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ठीक है। आप बताओ डी ऑप्शन में सारे एलिमेंट और कोफैक्टर कौन सी रो या कौन से कॉलम के हैं, ध्यान से सोच के। First column. 21। Sir, column first. देखो, सबसे आसान तरीका होता है पहचानने का, शुरू का नंबर अगर सब में सेम है 1 1 1 1 1 तो ये रो 1 है। शुरू का नंबर ये देखो 2 2 2 2 2 2, इसका मतलब ये सेकंड रो है। शुरू का नंबर 3 3 3 3 3 3 है, तो इसका मतलब ये रो 3 है। बाद वाला सेम है 1 1 1 1 1 1, इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम है। बाद में 2 2 2 2 2 2, ये कॉलम 2 है। ऐसे ही बाद में 3 है तो ये कॉलम 3 है। तो इस हिसाब से ये कौन सी रो या कौन सा कॉलम है? सर कॉलम फर्स्ट। Column 1. कॉलम 1।
अब आपको समझ में आ गई पूरी एक्सरसाइज? यस सर। यस सर। तो मैं ये समझता हूं कि आपको ना तो माइनर निकालने में अब कोई दिक्कत, ना कोफैक्टर निकालने में, ना ही कोफैक्टर डायरेक्ट निकालने में। ये जो माइनर कोफैक्टर्स वगैरह मैंने आपको निकालने सिखाए हैं, या आपको पिछले चैप्टर में एक सिखाया था मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना, तो इन सभी का इस्तेमाल हमारी अगली एक्सरसाइज में होगा, जो हम इसके बाद एक्सरसाइज कल पढ़ेंगे। टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको समझने के लिए माइनर का, कोफैक्टर्स का, और जो पिछले चैप्टर में ट्रांसपोज पढ़ा था आपने, उन सभी का बहुत ज्यादा यूज है। तो इसलिए एक बार ट्रांसपोज वाला टॉपिक दोबारा पढ़ लेना। ट्रांसपोज में था कुछ नहीं, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं इसी आज की क्लास में ही, कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया करते थे, तो वो ट्रांसपोज कहलाता था। जो रोज होती थी वो कॉलम्स में आ जाया करती थी, और जो कॉलम हुआ करते थे वो सब रो में आ जाया करते थे, तो उसको हम ट्रांसपोज कहते थे। अब मैंने आपको आज जो सिखाया है उसके बिहाफ पर आज आप एक्सरसाइज नंबर हमारी जो 4.4 है ये कंप्लीट करेंगे आप विद एग्जांपल्स। टुडे you all have to do exercise number 4.4 with examples and recall all previous work for the next exercise, that is exercise number 4.5। अगर पिछला रिकॉल नहीं किया, याद नहीं किया, तो ये मान के चलना कि आपको कल बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो सारा पिछले से रिलेटेड है। आज की क्लास में कोई क्वेरी किसी की बच गई हो तो मुझे बताएं प्लीज। सब क्लियर हो गया आज वाला? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 4.4 विद एग्जांपल्स आपके पास होमवर्क में है, ग्रुप पे भी होमवर्क डाल दें प्लीज।